क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के एक्सेशन जब हुआ तो इसकी कहानी ही पूरी अलग है। क्योंकि कश्मीर जो है वो खुद यूएन में पड़ा हुआ है इस वक्त, उसी के साथ साथ पाकिस्तान ने आधा ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अब अगर हम बात करें आर्टिकल 370, तो ये हमेशा से ही एक टेम्पररी एंड ट्रांजिशनरी प्रोविजन था। ये कहीं से भी स्पेशल और परमानेंट प्रोविजन नहीं था। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू एंड कश्मीर के केस में उनको थोड़े अलग पावर्स दिए गए थे। आर्टिकल 370 को अगर हटाना है जम्मू एंड कश्मीर से, तो उसके लिए जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर जारी किया जाएगा उसके लिए एक कानून बनाया गया था कि उसको, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इतने ज्यादा पावर आपने दे दिए, आपने उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अगर डिसॉल्व कर दिया तो फिर वो सारे डिसीजंस कौन ले सकता। और यही वो पॉइंट था जो 370 के एब्रोगेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पर 2014 में जब नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षण था क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ये शपथ ले रखी थी कि वो किसी भी तरीके से 370 को हटाएंगे ही हटाएंगे। अब इसके बाद दिसंबर 2014 में जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस रखे जाते हैं जिसमें 87 सीटों में चुनाव लड़ा जाता है। अब इन 87 सीटों के चुनाव का जो रिजल्ट आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से था। जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है पीडीपी, उनको मिलती है 28 सीटें, बीजेपी को मिलती है 25 सीटें, जो फारूक अब्दुल्ला है उनकी पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को मिलती है 15 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलती है 12 सीटें और बाकी की जो बची हुई सीटें थी वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और रीजनल पार्टीज के पास रहती है। अब देखा जाए तो इन सीटों के साथ कोई भी अपनी सरकार नहीं बना सकता विधानसभा में, क्योंकि कम से कम 50% सीट, मतलब 87 में देखा जाए तो कम से कम 43 सीटें कम से कम आपको चाहिए होंगी अपनी सरकार बनाने के लिए। जिसके चलते बीजेपी ने और पीडीपी ने एक अलायंस किया जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, किसी को भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि दोनों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एकदम विपरीत है। और इसी के साथ साथ बीजेपी 370 हटाना चाहती थी जबकि पीडीपी इसके एकदम ऑपोजिट थी। तो इनकी कहीं से भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेम नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी इनका एक अलायंस होता है। अब देखा जाए तो ये बीजेपी का एक स्ट्रैटेजिक मूवमेंट था क्योंकि कश्मीर में अभी तक एक मोनोपोली चल रही थी वहीं की रीजनल सरकारों की। तो बीजेपी को अगर एक एंट्री चाहिए थी कश्मीर के अंदर तो वो खुद अकेले नहीं जा सकते, इसीलिए उनको किसी न किसी का साथ तो चाहिए। तो माना जाता है कि ये अलायंस सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक मूव था क्योंकि 2018 जून में अचानक से बीजेपी अपना सपोर्ट पीडीपी से वापस ले लेती। हालांकि ये अलायंस 3-3.5 साल चला, 2015 से लेकर के 2018 तक, लेकिन क्योंकि इतने इंटरनल इश्यूज चल रहे थे इन दोनों पार्टीज के बीच में, जिसके चलते बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। और वैसे देखा जाए तो ये 370 को हटाने के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक स्टेप था। अब ये अलायंस टूटने के बाद 20 जून 2018 को जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की कि वहां पे गवर्नर्स रूल लगवा दें, क्योंकि जब तक जम्मू एंड कश्मीर में नई सरकार नहीं बनती और विधानसभा भी रिज्यूम नहीं होती तब तक गवर्नर रूल ही जरूरी है उसको चलाने के लिए। और फाइनली ये गवर्नर्स रूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं बल्कि जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 92 के हिसाब से लगा था। अब जैसे कि पीछे हमने एक डिफरेंस देखा था कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नर्स रूल लगता है तो वो कितने भी समय के लिए लगाया सकता है, लेकिन अगर जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 92 के हिसाब से गवर्नर्स रूल लगता है तो उसकी अवधि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही रहेगी। 6 महीने के बाद किसी भी हालत में ये गवर्नर्स रूल हटाना पड़ेगा। अब या तो कोई सरकार का फॉर्मेशन हो जाए तब तक, या उसके बाद फ्रेश इलेक्शंस होंगे। तो ये गवर्नर्स रूल 20 जून 2018 से 20 दिसंबर 2018 तक चलता है। अब इस 6 महीने के अंतराल के अंदर कुछ पार्टीज ने कोशिश की थी कि एक अलायंस बना ले जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस है नवंबर 2018 में चाहते थे कि ये एक अलायंस बनाए, बट किसी न किसी कारणवश ये अलायंस बन नहीं पाया। तो गवर्नर रूल एंड होने के ठीक एक दिन पहले 19 दिसंबर 2018 को सत्यपाल मलिक ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर से एक रिकमेंडेशन भेजी कि अभी भी हालात वैसे ही हैं और आपको इमरजेंसी किसी न किसी तरीके से लगानी पड़ेगी, यहाँ पे अभी कुछ सुलझ नहीं रहा है, मतलब एक्सटेंड करनी पड़ेगी। अब यही चीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बताई, जिसपे प्रेसिडेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। अब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेसिडेंट रूल लगा है, लेकिन अब इस नोटिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा था, इसमें 2-3 और चीजें उन्होंने ऐड कर दी थी। तो अब इन पॉइंटर्स में सबसे पहला पॉइंट ये आता है जिसमें प्रेसिडेंट गवर्नर की सारी पावर्स अपने पास ले लेता है कि जब तक वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगेगा गवर्नर के पास जो जो पावर्स थी, फिर चाहे वो स्टेट के लेवल पे हो चाहे सेंट्रल के लेवल पे हो, वो सारी की सारी अब प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि प्रेसिडेंट ये कहते हैं जब तक जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा चालू नहीं होती तब तक जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी पावर्स सेंट्रल असेंबली के पास आ जाएगी, मतलब इंडिया के पास आ जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि
यहाँ पे सेंट्रल असेंबली के पास स्टेट असेंबली की सारी पावर आ गई और आगे चल के यही पॉइंट 370 को हटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। तो फाइनली ऑर्डर पास हो जाता है और इसी के साथ साथ तारीख तय की जाती है कि अगस्त 2019 में 370 को हटाया जाएगा। अब 2 अगस्त 2019 तक आते आते भी लोगों को कुछ ज्यादा इसके बारे में शक नहीं था कि किस तरीके से क्या कोई 370 भी हटाया जा सकता है। लेकिन 2 अगस्त 2019 में जब अमरनाथ यात्रा को रोक दिया जाता है अचानक से और सारे के सारे यात्रियों को वापस भेज दिया जाता है, तब वहां से थोड़ा बहुत शक शुरू होता है कि ऐसा क्या होने वाला है। तो फाइनली तारीख आती है 5 अगस्त 2019, जिसको हम 370 एब्रोगेशन डे भी बोल सकते हैं। मतलब 370 जिस दिन हटी थी उसको ये तारीख बोला जा सकता है। और इस दिन 370 को हटाने के सभी हथियार को लेकर के अमित शाह पहुंचते हैं राज्यसभा। अब 5 अगस्त 2019 370 आर्टिकल हटाने का वो लास्ट फेज था, जिसका पूरा प्रोसेस हमें ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि बस अब यही लास्ट फेज है इसका। अब आपको ये पूरा प्रोसेस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन मैं आपको शुरुआत में एक चीज बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 112, 118 और 255 के हिसाब से ये एकदम वैलिड है और कंप्लीटली लीगल है। तो अब सबसे पहले अमित शाह 2019 का एक नया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लेकर आते हैं जो कि आर्टिकल 370 के 1D के क्लॉज के हिसाब से था। तो अब ये 1D वही पीछे आर्टिकल 370 का क्लॉज D है, जिसमें आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 के अलावा अगर जम्मू एंड कश्मीर में कोई और आर्टिकल इंट्रोड्यूस करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसा कि हमको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो वहां की जो स्टेट असेंबली की पावर है वो इस वक्त पार्लियामेंट के पास है, जिसमें खुद इस वक्त अमित शाह ये ऑर्डर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर उनको कोई भी अब ऑर्डर पास कराना है तो वो वहीं की पार्लियामेंट के अप्रूवल से पास हो सकता है। तो ये दिमाग लगाने वाली बात है। तो फाइनली इस तरीके का एक ऑर्डर पास होता है। अब इस ऑर्डर के सबसे पहले पॉइंट में ही प्रेसिडेंट ने जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 था उसको नल एंड वॉइड कर दिया। किसकी मदद से कर दिया? जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट की मदद से, क्योंकि उन्हीं की परमिशन लेनी चाहिए, रजामंदी लेनी पड़ेगी, और वो इस वक्त कौन है? इंडियन पार्लियामेंट। तो कांग्रेस उन्हें मिल गया और 1954 के जितने भी प्रोविजंस थे सबको नल एंड वॉइड, सबको खारिज कर दिया गया। और अब इसके सेकेंड पॉइंट में जैसे ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 कैंसिल होता है, तुरंत ही सारे आर्टिकल्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं वो एक झटके में जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई हो जाते हैं। पहले क्या था, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 ही लागू होगा। अब क्या है, अभी वो हटे नहीं है, लेकिन बाकी सारे के सारे आर्टिकल्स जम्मू एंड कश्मीर में लागू हो जाते हैं। तो एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि पहले 2 पॉइंट्स क्या थे। पहला पॉइंट ये था कि 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कैंसिल होगा। दूसरा क्या था कि इसके कैंसिल होने के बाद आर्टिकल 1 और 370 के अलावा भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पे लागू हो जाएंगे। तो अब इस मॉडिफिकेशन को समझने से पहले एक बार आर्टिकल 367 समझ लेते हैं। आर्टिकल 367 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का काम करता है, जिसमें आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, किस तरीके से समझना है, वो ये आर्टिकल आपको बताता है। अब वैसे तो इस आर्टिकल 367 में मेजरली 3 पॉइंट्स हैं जो काफी डिटेल्ड हैं। अब इन्हीं 3 पॉइंट्स के बाद एक चौथा पॉइंट ऐड हो जाता है इसमें। तो अब इस चौथे पॉइंट के भी 4 सब पॉइंट्स थे जिनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। अब इसके पहले पॉइंट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन एज अप्लाइड इन जम्मू एंड कश्मीर बोला जाएगा तो उसको आगे से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर किया जाएगा, ना कि जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट जो उसमें था वो सदर रियासत के रेफरेंस में था कि उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। जो पहले भी उनको गवर्नर की पोस्ट दे दी गई थी, वही यहाँ पे भी बोला गया है कि इनको ऑफिशियली अब गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ही बोला जाएगा। अब इससे फायदा ये होगा कि जो गवर्नर होगा उसके पास स्टेट की सारी पावर आ जाएगी जब स्टेट वर्किंग में नहीं है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को भी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर की तरह इंटरप्रेट किया जाएगा। मतलब अगर कोई भी चीज, कोई भी संपर्क करना है आपको, तो आप वहां के गवर्नर से करके उसको करा सकते हो। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अब से जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1957 में बर्खास्त कर दी गई थी, उसको अब जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे देखा जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अब जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जितनी पावर है वो अब लेजिस्लेटिव असेंबली के पास आ जाएगी। तो अब लेजिस्लेटिव असेंबली ही डिसाइड कर सकती है जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है तो अगर उसकी रजामंदी है तो हम पास कर सकते हैं। अब इन्हीं 4 पॉइंट्स के कनेक्शन को अगर जोड़ें तो सबसे पहले जो गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, जिनको हम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कंसिडर कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, उन्होंने इस ऑर्डर को अप्रूव किया। फिर ये गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, जिन्होंने इसको साइन किया और फाइनली इसके बाद ये लागू हो जाता। और इसी के साथ साथ जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर थी वो एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट असेंबली को मिलती है, और उसी के साथ साथ ये स्टेट असेंबली की पावर सेंट्रल असेंबली को मिलती है, मतलब इंडियन पार्लियामेंट को। अब इसी के तुरंत बाद अमित शाह 2 रेजोल्यूशन बिल लेकर आते जिनका कनेक्शन इसी के साथ था।
अब क्योंकि ये दोनों रेजोल्यूशंस इंटर रिलेटेड थे तो ये दोनों एक साथ ही पास हुए। अब ये जो पहला रेजोल्यूशन है इसके पहले पैराग्राफ में ये चीज लिखा है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन के बाद इस रेजोल्यूशन को पास कर रहे हैं और इसी के साथ साथ 370 और उसके सारे अमेंडमेंट्स जितने भी प्रोविजंस कहीं पे भी यूज किए गए हैं 370 से रिलेटेड वो सब के सब एक साथ खारिज हो जाएंगे। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हमने पहले देखा था कि जब तक जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस चीज का अप्रूवल नहीं देती है तब तक ये 370 नहीं हट सकता। तो अब इसको समझते हैं वही फिर से कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी उसको किस प्लानिंग के तहत इन्होंने पहले स्टेट असेंबली में कन्वर्ट किया और फिर उस स्टेट असेंबली की जो पावर थी वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट के पास वो पावर आती है। मतलब A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, तो मतलब A इज इक्वल टू C। तो अब ये जो दूसरा रेजोल्यूशन है इसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल था उसको रेफर करना चाहते हैं इस पार्लियामेंट में ताकि जम्मू एंड कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन हो पाए। और ऐसा इसलिए है कि स्टेट लेजिस्लेटिव की पावर जो है वो इस वक्त इस पार्लियामेंट में है तो पार्लियामेंट की ही सहमति वोटिंग चाहिए होगी इसको पास करने के लिए। अब इसी वोटिंग के आधार पे पहले राज्यसभा में ये रेजोल्यूशन पास होते हैं, फिर इसी के आधे घंटे बाद ये लोकसभा में पास हो जाते हैं। अब जब ये दोनों रेजोल्यूशन दोनों सभाओं में लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गए तो इनकी एक कॉपी प्रेसिडेंट के पास तुरंत पहुंचती है जिसमें उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन को पार्लियामेंट में पास कराने का गो अहेड दे दिया। अब ये 58 पेज का बिल पहले से तैयार था जो प्रेसिडेंट के पास से राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद फिर लोकसभा में अगले दिन पास होता है और वापस जाता है प्रेसिडेंट के पास, जिसमें प्रेसिडेंट तैयार थे इसको पास करने के लिए और ये 9 अगस्त को फाइनली एक कानून बन जाता है। अब देखा जाएगा ये तो आर्टिकल 370 की जो प्लानिंग थी इतनी पेचीदा थी कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एकदम से होती जा रही हैं। आधे घंटे में बिल पास हो रहा है, प्रेसिडेंट भी उसको तुरंत अप्रूवल दे रहे हैं। सारी चीजें इतनी प्लानिंग के साथ और इसी के साथ साथ ऑपोजिशन को कोई भी चीज इतनी ज्यादा समझ में नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है इनके साथ। और इन्हीं सारी कंफ्यूजन में देखा जाए तो सब कुछ अपनी अपनी जगह पर बैठ गया। अब इस रीऑर्गेनाइजेशन बिल में बेसिकली ये था कि कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, एक है जम्मू एंड कश्मीर और एक रहेगा लद्दाख। अब इन दोनों को ही यूटीज का दर्जा दिया जाएगा मतलब यूनियन टेरिटरीज, लेकिन इनके सेक्शंस अलग अलग रहेंगे, आर्टिकल्स अलग अलग रहेंगे। मतलब जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ 239 के अंडर आएगी, जबकि जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी रहेगी वो 239A के अंडर आएगी। एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाएगा इसको। अब इसका मतलब ये था कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा रहेगी लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं रहेगी, वहां पे सिर्फ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर दे दिया जाएगा जिसके पास थोड़ी पावर्स रहेंगी और वो लद्दाख के ग्रोथ में काम करेगा। और इसी के साथ साथ इंडिया के जितने भी रिजर्वेशंस थे, चाहे फिर SC ST हो या चाहे कोई भी रिजर्वेशन हो, कोई भी धाराएं कानून हो, IPC हो, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जितनी भी चीजें थी वो सब की सब इन दोनों पे इंप्लीमेंट हो जाएंगी। तो दोस्तों यहां पर खत्म होती है आर्टिकल 370 और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की कहानी। अब हमने इस वीडियो में जो भी चीजें बताई ये हमारी ओपिनियन नहीं है, ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं जिसमें आपको तय करना है कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ।